हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य सभी एसएससी एनडीए एग्जाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम में जो आपका जीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका मॉडल सेट हम लोग आईटीआई के मॉडल सेट को हम लोग देख रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो क्या है। तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास जो है जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है। तो देखिए तिब्बत में जो है आपकी मानसरोवर झील के पास जो नदी है वो कौन सी नदी है। तो आपकी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। तो देखिए तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी है, तीनों नदी है। इसलिए हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो है आपके तीनों नदी जो है आपके ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात निर्मित कैसे है, तो वह स्वर्ण रेखा पर निर्मित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुंडू प्रपात जो आपका स्वर्ण रेखा पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा में निम्न के बीच है। मतलब हिमालय रेखा में निम्न के बीच है। मतलब कहने का मतलब कि बर्फ जो है कितने फुट से लेकर कितने फुट के बीच है। तो देखिए बर्फ जो है 4500 फुट से लेकर 6000 फुट पश्चिम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो 4500 फुट नहीं, 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर से तक जो है आपके पश्चिम में स्थित है। जो हिमालय में जो है हिम है वो जो है इतना है 4500 मीटर से लेकर आपके 6000 मीटर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा है। भारत की तट रेखा कितना है, मतलब कि भारत की समुद्र तट से रेखा कितनी है। तो भारत की समुद्र तट से रेखा जो आपका 6100 किलोमीटर लंबी है। आपका ऑप्शन नंबर है भारत की तट रेखा जो आपकी 6100 किलोमीटर। अगर वही कहता आपकी भूमि की रेखा कितनी है, मतलब स्थलीय सीमा रेखा कितना है, तो आपका 15200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, 15200 किलोमीटर। और वही आपका क्या कर रहा है, भारत की तट रेखा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अगर देखिए यहाँ पे अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी तट रेखा अगर शामिल कर दिया जाए तो आपका 7519 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तट रेखा कितनी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किए हुए, तो आप बताइएगा 7519 किलोमीटर। लेकिन आपसे केवल पूछ रहा है भारत की तट रेखा कितनी है, तो आपकी 6100 किलोमीटर मारिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगद फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन ऐसा फसल है जो नगद फसल में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए गेहूं जो आपके नगद फसल में सम्मिलित नहीं है, मतलब कहने का मतलब कौन ऐसा फसल है जो खरीफ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रबी फसल जो आपकी जो है खरीफ रबी फसल है। यहाँ पे गेहूँ जो आपकी रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। अब देखिए रबी फसल होता क्या है, तो रबी फसल हम लोग उस फसल को कहते हैं जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच करते हैं तथा मार्च से अप्रैल के बीच काट लेते हैं, उसे रबी फसल कहते हैं। अब हम लोग खरीफ फसल किसे कहते हैं या नकदी फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल हम लोग उस फसल को कहते हैं जिसकी बुआई मार्च से जून के बीच की जाती है तथा अक्टूबर से नवंबर के बीच काट लिया जाता है, उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं। जैसे में धान, कपास, जूट, गन्ना, ये सभी हो गया नकदी फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। मतलब भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। कहने का मतलब भारत जो है सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का करता है और उसको निर्यात भी करता है विदेशों में। ऑप्शन है चावल, चाय, तिलहन और दाल। तो देखिए भारत जो सर्वश्रेष्ठ जो है आपका चाय में ऑप्शन में भी हो जाएगा। भारत जो है पूरे विश्व का जो आपका 27% जो है चाय का उत्पादन करता है। कितना, 27% चाय का उत्पादन करता है, जो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। कितने, दूसरे स्थान पर है। देखिए चाय का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आप याद रखिए यूएसए, मतलब अमेरिका जो है विश्व में चाय उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है, तथा भारत जो है चाय उत्पादन करने में द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन क्या हो जाएगा, आपका चाय हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो है कितना परसेंट उत्पादन करता है, तो पूरे विश्व का 27%। और निर्यात कितना करता है, याद रखिएगा 13% जो है चाय का निर्यात जो है आपके विदेशों में करता है आपका हम लोग का भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। मतलब भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है, मतलब कौन ऐसा राज्य है जिसमें जो है खाद्यान्न पदार्थ जो है खनिज जो बहुत मात्रा में है। तो देखिए झारखंड जो है इसमें खनिज बहुत मात्रा में, इसमें बहुत से खनिज है, कोयला का यूरेनियम हो गया, थोड़ियम, सारे चीज़ खानों का जो उसमें जो सही चीज़ का खान जो है आपके झारखंड में ही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया। भारत का आपका जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो आपकी सिंदरी में लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो आपके सिंदरी में लगाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। तो देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। देखिए इन चारों ऑप्शन में आप जाओगे, कोलकाता जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। देखिए इसमें 2001 क्या करें, 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है सबसे पहले कौन है आपके, मुंबई है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो आपके कौन है, मुंबई है 1 नंबर। और दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली और तीसरे नंबर पर कलकत्ता आता है। तो यही करे सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। तो देखिए यहाँ पे मुंबई और दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा कलकत्ता। देखिए याद रखिए कलकत्ता जो है सबसे अधिक जनसंख्या से तीसरे स्थान पर है जो भारत के, और सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, मुंबई शहर का। उसके बाद जो है दिल्ली का, फिर कोलकाता का। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है। देखिए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल में इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए आपका अफ्रीका महादेश जो है सबसे बड़ा है इन चारों में। अफ्रीका जो है आपके दूसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, क्यों। साफ रातें जो है मेघीय रातें की अपेक्षा ठंडी होती है, क्यों। कहने का मतलब साफ रातें जब हम लोग का घाटा नहीं घेरा रहता है, हम लोग कहते हैं अपने भाषा में घाटा घेर लिया है, मतलब कहने का मतलब तरेंगन नहीं दिखाई दे रहा है। तो तरेंगन जब नहीं दिखाई देता है ना, तो देखिए उस घड़ी बहुत गर्मी लगती है। लेकिन जब आसमान जो है साफ होता है, तरेंगन दिखाई देता है, मौसम एकदम ठंडा रहता है। उसका कारण क्या है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है आपका, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण आपका ऑप्शन है संघनन के कारण, विकिरण के कारण, और आपतन के कारण, और चालन के कारण। तो आपके जो है किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका विकिरण के कारण। जो जब होता है ना, जब घाटा उटा घेर लेता है तो उसके लिए विकिरण नहीं हो पाता, इस कारण जो है गर्म लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है। तो इसका देखिए भूमध्य क्षेत्र रेखा जो है गोरज के साथ वर्षा जो है मध्य या माह में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। भूमध्य क्षेत्र रेखा जो है गरज के साथ जो है वर्षा मध्य माह में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। इन चारों में से कौन है जो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ऑप्शन है भिलाई, रांची, आसनसोल और दुर्गापुर। तो देखिए आपके रांची जो है आपके छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। ऑप्शन बी है, रांची जो है आपके छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी तो आपके छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी जो आपकी छोटा नागपुर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है, पूर्वी समुद्रों के, तो आपके भारत है। पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी के नाम आपका भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन है भारतीय सभा द्वारा, ब्रिटिश सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो देखिए आपके भारतीय संविधान को जो आपका संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन में हो जाएगा भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों में, जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, हम भारत के लोग के शब्दों में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोकतंत्र के शब्दों में। आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कौन वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है, तो आपका केवल लोकतंत्र में। आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल लोकतंत्र में कोई वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी केवल लोकतंत्र में, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। तो भारतीय नागरिकों के जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है 12 से 35 तक के अनुच्छेद में किया गया। देखिए अनुच्छेद का जो है भाग 3 है, क्या ना है, भाग 3 में है ना, जो 12 से 30 तक और फिर जो है आपके 32 और 34 तक वर्णन किया गया था। इसलिए इसका आंसर होगा 12 से लेके आपके 35 तक जो है मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया। ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका पंचायत राज्यों का विषय है। पंचायत राज्य का विषय किसका है, तो आपके राज्य की सूची पर है। पंचायत राज्य का विषय जो बनता है आपके राज्य की सूची पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 40 है, जो है सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपका 22 नंबर का आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा, अगर 22 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना, कहने का मतलब न्यायिक, कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको किसी भी राज्य उस पर जांच करके उसे किसी भी राज्य के कानून को आपको उसको जो अवैध घोषित कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। किसी भी राज्य के जो है अवैध घोषित कर सकता है कानून को। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्जित है। एक कल्याणकारी जो है उसके निर्देशक वर्जित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऑप्शन नंबर जो है एक कल्याणकारी जो राज्य के निर्देशक आदर्श है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का आपका निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है, तो आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है किसके द्वारा, तो देखिए तो संसद द्वारा। संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को जो आपको हटाया जा सकता है। संसद लोग अगर हड़ताल कर देंगे तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री आसानी तक रह सकता है, तो आपके 6 महीने तक। ऑप्शन बी हो जाएगा कितने, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आपका आधारित है, तो आपका आंसर किस तथ्य पर आधारित है, और जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का प्रजातंत्र आधारित है, भारत जनता को सरकारों को चुनने का अधिकार और बदलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण आधार पर और युद्ध के आधार पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे देखिए जो हथियारबंद अधिकार पर, बाहरी आक्रमण पर और युद्ध पर सभी में आपातकालीन घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का संबंध है, जो आपके महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और एक नंबर पर कौन है, तो आपका यूपी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग एक का है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक प्रकार का परामर्शदायी संस्था है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, परामर्शदायी संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो हम लोग जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो आपकी कैसी है, तो आपकी मिश्रित। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो आपकी चुंगी कर है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, क्यों। भारत की उन्नति जो आपकी संतोषजनक रही है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है आपका, तो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। इसके कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में, इसलिए संतोषजनक आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत के कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित है। तो विभाजन के कारण जो आपका कौन सा उद्योग जो है आपका सबसे बुरी तरह से प्रभावित है विभाजन के कारण। इसका क्या होगा, तो आपके जूट एवं रुई उद्योग जो विभाजन कारण सबसे अधिक प्रभावित है, जूट एवं रुई उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी आपकी रोजगार बढ़ाने की। आपका 35 नंबर का ए हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो उद्देश्य था रोजगार बढ़ाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई। किसमें जो आपकी कांग्रेस ने नीति बनाई, तो आपके कौन है, कार्यकारिणी समिति 1937 ईस्वी में। 36 का ऑप्शन में हो जाएगा 37 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो आपके 1820 ईस्वी में होता है। और कहाँ हुआ था, अगर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, याद रखिएगा बिहार में हुआ था। कब, बिरसा मुंडा के जो है नेतृत्व में था। आपका ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है आपकी 3 कटिया से जुड़ा है। 3 कटिया जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था, ये कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुए थे। याद रखिएगा, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 3 कटिया समझ, कहने का मतलब कि अगर उसके अनुसार किसान जो अंग्रेज जो बोलते थे कि आपके
ज़मीन का जो है 1/3 हिस्सों पर आपका जो है नील की खेती करना पड़ेगा, वही 3 कटिया से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? गुलान विद्रोह जो किससे जुड़ा है? तो आपके बिरसा मुंडा से जुड़ा है। बिरसा मुंडा भी है आपके बिहार से ही संबंधित रखते हैं, इसलिए उल गुलान विद्रोह जो आपके बिरसा मुंडा से जुड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंगेर का बरहियाटाल विद्रोह उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहियाटाल उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। आपका ऑप्शन में हो जाएगा बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। बिहार जो आपका बंगाल से कब पृथक हुआ था, मतलब कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो आपका 1916 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत किस जिले में नाकाम कर दिया? किस जिले में जो है अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया? तब का आंसर क्या होगा? गया जिले में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सबच्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो आपकी 4.5 करोड़। आपका ऑप्शन में हो जाएगा 4.5 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा के सुविधा में है? तो आपकी जो है 94% आबादी जो है प्राइमरी शिक्षा में है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। तो अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था से देखरेख में चलेगा? कौन ऐसा विद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में चलेगा? तो आपकी कौन होगा? तो आपकी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग कर भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो आपके परमाणु से आगे है, मतलब कि पाकिस्तान से आगे, सॉरी पाकिस्तान से भारत जो आगे है परमाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इस बार में 3 बार तलाक जो कहने पर तलाक जो है गैर कानूनी कर दिया जाएगा? मतलब कौन ऐसा कानून था? तो आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कह दिया कि तीन बार तलाक करने से जो आपकी तलाक जो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को आपको कैसे वर्णित करता है? कैसे? तो आपके राज्य संघ में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध तनाव पैदा होने का कारण क्या था? उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध तनाव पैदा होने का कारण क्या था? तो वो था उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु बम के निरीक्षण करवाने पे इनकार करना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह आपकी ITI की तैयारी जो है अच्छी तरह से हो सके। और अच्छा रैंक करना है तो भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा।